शाहजहांपुर की जेल के अंदर एक बुजुर्ग सरदार जी बंद थे। सरदार जी की उम्र लगभग 103 साल थी और 103 साल की उम्र में उनसे अच्छी तरह से चला हला भी नहीं जाता है और सर्दियों का टाइम था। अब यहाँ पर इस जेल के अंदर एक जेलर साहब होते हैं और जेलर साहब की एक अजीब सी आदत थी कि जो भी नया कैदी उस जेल के अंदर आता है वह उससे बातचीत करते हैं, उसके जीवन के बारे में जानते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर आप यहाँ पर क्यों हो। तो इसी वजह से यहाँ पर जो जेलर साहब होते हैं रोज सुबह उठकर इसी तरह से नए नए बैरकों में जाया करते और जहाँ पर उनके नए कैदी मिल जाया करते उनसे उनके जीवन के बारे में पूछा करते। अब इसी तरह से जो जेलर साहब होते हैं वह उस सरदार जी के पास भी जाते हैं और वहां पर जाने के बाद जब उनकी हालत देखते हैं तो उनसे पूछने लगते हैं कि सरदार जी आपके पास कुछ भी क्यों नहीं है, क्या आपका कोई मिलने वाला नहीं आया करता। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सरदार जी होते हैं वह अपनी आंखों में आंसू ले आते हैं और उन्हें अपनी एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद जेलर साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद जेलर साहब कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके बारे में शायद आप लोगों में से किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। कौन थे सरदार जी और क्या थी उनकी ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी कल्पना भी आप लोग नहीं कर सकते। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के अंदर एक सरदार जी रहा करते हैं जिनके 3 बेटे हैं। सरदार जी के पास अच्छा खासा रुपया पैसा है, बेटों की शादी हो गई है और यहाँ पर उनके पास जमीन जायदाद की कोई भी कमी नहीं है। तीनों के तीनों बेटे अपने अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, अपने परिवार के साथ रहा करते हैं, लेकिन बेटों के अंदर एक बहुत ही गंदी आदत होती है। यहाँ पर वह कभी कभी ज्यादा शराब पी लिया करते हैं और शराब पीकर अपने पिता की बिल्कुल भी आज्ञा नहीं किया करते हैं। सरदार जी स्टार्टिंग में सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं संभल जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की आदतें और भी ज्यादा बिगड़ने लगती हैं और यहाँ पर जब बेटे पिता का बिल्कुल भी आदर सम्मान नहीं किया करते हैं तो यहाँ पर जो बहुएं होती हैं वह भी उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया करते हैं। धीरे धीरे समय बीता है और जब तक सरदार जी के बस की बात होती है, यानी कि उनका हलना चलना अच्छी तरह से बस की था, उस टाइम तक वह अपने दम पर जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन धीरे धीरे बुढ़ापा सबका आता है और जब सरदार जी का बुढ़ापा आता है उसके बाद जो बेटे होते हैं वह अपना रंग उन्हें दिखाने लगते हैं। सरदार जी को छोटी छोटी बातों पर वो लोग बेइज्जत कर देते हैं और कई बार तो धक्के देकर घर से बाहर भी निकाल देते हैं। यहाँ पर सरदार जी जब ये रवैया अपने बेटों का देखते हैं तो उसके बाद उनसे रहा नहीं जाता है और उसके बाद जो सरदार जी होते हैं वह गुरुद्वारे में जाने लगते हैं और वहां पर जाकर मन की शांति ढूंढने लगते हैं। धीरे धीरे वहां पर जाते हुए जब उन्हें कुछ दिन बीतते हैं तो कुछ दिनों बाद वह अपने बेटों को समझाने की भी कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बेटा कुछ भी साथ नहीं जाना है, सब कुछ यहीं पर रह जाना है। तो किस चीज के लिए तुम ऐसा किया करते हो? मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है 3-3 को, तो क्या तुम लोग मेरा सहारा नहीं बन सकते बुढ़ापे का? लेकिन बेटों पर इन बात का कोई भी असर नहीं होता है और वह तो बिल्कुल भी अपने पिता की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। यह बात समझा समझाकर जब पिता थक जाता है तो उसके बाद वो फैसला लेता है कि जब बेटा मेरी देखभाल ही नहीं कर सकते तो उससे अच्छा तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को गुरुद्वारे को दान कर देता हूं। कम से कम इससे ऊपर वाला तो ये कहेगा कि हाँ मेरे लिए भी इसने कुछ किया है। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो सरदार जी होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी का थोड़ा सा हिस्सा गुरुद्वारे में दान कर देते हैं। अब जैसे ही बेटों को ये बात पता चलती है कि पिता ने थोड़ा सा हिस्सा गुरुद्वारे में दान कर दिया है तो उसके बाद वो लोग उससे झगड़ने लगते हैं। कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपके बच्चे हैं और बच्चों के लिए तो प्रॉपर्टी हुआ करती है। लेकिन तभी जो पिता होता है वो कहने लगता है कि बेटा बात तो तुम्हारी सही है कि बच्चों के लिए प्रॉपर्टी हुआ करती है, लेकिन तुम लोगों ने ये बात सोची कहाँ है कि बच्चों को भी माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। अगर तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकते तो मेरी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा कौन सा अधिकार कहता है? इस बात को सुनकर तीनों बेटे बुरी तरह से बौखला जाते हैं और यहाँ पर जो पिता हैं वो ये भी कह देते हैं कि चिंता मत करो, अभी तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी दान की है, एक अगर तुम लोगों ने अच्छे से मेरा ख्याल नहीं रखा तो उसके बाद इस पूरी प्रॉपर्टी को मैं डोनेट कर दूंगा। यह बात सुनकर यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वह फिलहाल तो चुपचाप रह जाते हैं, लेकिन उनके मन में ये भावना नहीं आती है कि अपने पिता की देखरेख कर लें, बल्कि वो लोग तो उल्टा ये सोचने लगते हैं कि किस तरह से इस प्रॉपर्टी को दान करने से इन्हें रोका जाए। यहाँ पर सभी परिवार वाले यानी कि तीनों बेटे और तीनों बहुएं इस बात की मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद तय करते हैं कि इनके ऊपर कोई केस लगाया जाए और केस लगाने के बाद इनको जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि वैसे भी उम्र काफी ज्यादा हो गई है और बची कुछ जिंदगी अब जेल में काट लेंगे तो ये प्रॉपर्टी को दान नहीं कर सकते। ऐसा सोचकर जो तीनों भाई होते हैं वो मीटिंग बना लेते हैं और अपने पिता को एक झूठे केस में जेल में बंद करवा देते हैं। अब यहाँ पर सरदार जी की पैरवी करने वाला कोई भी नहीं था तो बड़ी आसानी से वो जेल के अंदर चले जाते हैं और वहां पर अपना
समय बिताने लगते हैं। अब सरदार जी जब वहां पर रहा करते हैं तो उनके देखने वारने वाला भी कोई नहीं आता, क्योंकि बेटा बहू तो उनसे चिढ़ा करते थे और उन्होंने उसे जेल में करवाया था। और ये टाइम था सर्दियों का, तो सर्दियों के समय में सरदार जी के पास ना तो पगड़ी होती है और ना ही कोई अच्छे खासे कपड़े थे जिनसे सर्दियां रुक सके, और वह जेल में एक झूठे केस की सजा काटने लगते हैं। यहां पर सरदार जी जेल में सजा काटते हैं, लेकिन उसी जेल के अंदर एक जेलर साहब होते हैं जिनको एक अजीब सी आदत थी। दरअसल जेलर साहब जो होते हैं वह हर कैदी के जीवन के बारे में जानने के लिए उसके पास आया करते और उससे बातचीत किया करते हैं। तो जो जेलर साहब होते हैं वह इस जेल के अंदर भी ऐसे ही घूमा करते हैं सुबह सुबह उठकर, और एक दिन तभी वह घूमते घूमते सरदार जी के पास आ जाते हैं। और यहाँ पर जब वह सरदार जी की हालत देखते हैं कि 103 साल का बुजुर्ग जिससे हलना चलना भी बस की नहीं है, उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है और वह बड़ी मुश्किल से अपना समय व्यतीत कर रहा है, तो यहाँ पर जेलर साहब को थोड़ा सा तरस आने लगता है इन पर। और इसके बाद इनके पास जाकर कहने लगते हैं कि बाबा आप यहाँ पर कैसे, और आपके पास कोई कपड़ा भी कैसे नहीं है। तो यहाँ पर सरदार जी अपनी आंखों में आंसू ले आते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब जब जेलर साहब इतने बुजुर्ग व्यक्ति को इस तरह से रोता हुआ देखते हैं तो एकदम से उसे सहारा देते हैं और कहने लगते हैं कि बाबा रो मत, आप ये बताओ कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर जो सरदार जी होते हैं वो कहते हैं कि बेटा हमारे सिख धर्म के अनुसार हमें पगड़ी बांधनी होती है, अगर हो सके तो मुझे पगड़ी लाकर दे दो, क्योंकि बिना पगड़ी के मैं इस तरह से नहीं रह सकता और मुझे बहुत बुरा लगता है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सरदार जी होते हैं वो उन्हें चुप करते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं अभी किसी को भेजकर आपके लिए पगड़ी भी मंगा देता हूँ और साथ में आपके लिए कपड़े भी मंगा देता हूँ। ऐसा कहकर यहाँ पर जो जेलर साहब होते हैं वहां से बाहर जाते हैं और उनके लिए 3 से 4 पगड़ियां मंगाते हैं और साथ में ढेर सारे ऐसे कपड़े, जरूरत के सामान, सब कुछ उसे लाकर दे देते हैं। जब उन्होंने उसे लाकर दे दिया था तो यहाँ पर जो सरदार जी होते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उन्हें ढेर सारी दुआएं देते हैं। यहाँ पर जेलर साहब को भी बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन फिर वो कहने लगते हैं कि बाबा क्या आपका परिवार कहीं भी नहीं है और आपसे कोई मिलने भी नहीं आया करता क्या? तो यहाँ पर जो सरदार जी होते हैं वो कहते हैं कि बेटा परिवार तो है, लेकिन वो लोग मुझसे मिलने के लिए नहीं आया करते। जेलर साहब पूछते हैं कि क्यों बाबा, ऐसा क्या हुआ? तो यहाँ पर जो सरदार जी होते हैं वो कहते हैं कि दरअसल बेटा उन्होंने ही मुझे इस जेल में बंद करवाया है झूठा केस डालकर। इस बात को सुनकर यहाँ पर जेलर साहब और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि बाबा ऐसा क्यों? तो यहाँ पर जो सरदार जी होते हैं वो उन्हें बताने लगते हैं पूरी कहानी कि किस तरह से उनके बेटे उनका कहा नहीं माना करते और उनकी बिल्कुल भी देख रेख नहीं किया करते हैं। इसके चलते बच्चों को सुधारने के लिए जब उसने अपनी जमीन का थोड़ा सा हिस्सा गुरुद्वारे में दान कर दिया तो उसके बाद बच्चों को चिढ़ लगने लगी, क्योंकि मैं अभी करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक हूं और मैं चाहूं तो उन्हें रोड पर ला सकता हूं। इसी वजह से बच्चों ने मिलकर शायद ये प्लान बनाया और उसके बाद मुझे जेल के अंदर बंद करा दिया, वरना तुम देख लो जो केस मुझ पर लगा है वो 103 साल की उम्र में मैं क्या कर सकता हूं। यहां पर जो जेलर साहब होते हैं उनको भी इस बात पर विश्वास होता है और उसके बाद सरदार जी की कहानी जानने के बाद वह भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। यहां पर जब सरदार जी की पूरी कहानी वो सुन लेते हैं और रोने के बाद भी चुप हो जाते हैं, तो उसके बाद कहते हैं कि ठीक है सरदार जी आप चिंता मत करो, अगर आपकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है ना तो मैं आपकी पैरवी करूंगा और आप कैसे भी परेशान मत हो। यहाँ पर जेलर साहब के कॉन्टेक्ट में एक ऐसी संस्था होती है जो ऐसे लोगों की मदद किया करती है और वहां पर जाकर वह सरदार जी की पूरी कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद जो संस्था में लोग होते हैं उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह भी बढ़ चढ़कर सरदार जी की मदद करने लगते हैं। जेलर साहब खुद आगे बढ़कर उनके लिए पैरवी करते हैं और उनको जेल से बाहर निकालने का पूरा प्रोग्राम सेट कर देते हैं। उन्होंने अपने गवाह भी सेट कर दिए थे और जिस वकील को उन्होंने किया था, वकील ने भी जब सरदार जी की कहानी सुनी थी तो वो भी मुफ्त में उनका केस लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। इधर जो जमानती होते हैं वह भी मुफ्त में उनकी जमानत देने के लिए तैयार हो गए थे। यहां पर जब सब कुछ सेट हो जाता है और ये खबर सरदार जी के बेटों तक पहुंच जाती है तो सरदार जी के बेटे एक साथ से वहां पर आ जाते हैं और आने के बाद कहने लगते हैं कि जब हमारा पिता है तो जमानत भी हम ही देंगे और हम इन्हें बाहर निकलवाएंगे। ऐसा कहकर यहां पर जो बेटे होते हैं वो अपनी जमानत लगा देते हैं। इधर यहां पर जो जेलर साहब होते हैं वो अपने जमानतियों को आगे कर देते हैं और धीरे धीरे ये समय बीतने लगता है। लगभग 2 से 3 महीने इन बातों को हो जाते हैं और 2-3 महीने पर जो जेलर साहब के जमानती होते हैं उनकी जमानत मंजूर कर दी जाती है और उनकी जमानत देकर सरदार जी को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि यहां पर जेलर साहब को पता है कि उनके बेटे काफी ज्यादा नालायक हैं और वो उनके साथ कोई हादसा भी कर सकते हैं। तो एक बार तो जेलर साहब उन्हें एक अलग से कमरा लेकर देने वाले थे रेंट पर कि आप यहां पर रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम आपकी देखरेख करेंगे। लेकिन फिर उन्हें लगता है कि अगर ये अकेले कमरे के अंदर रहेंगे तो यहां पर उनके बेटा बहू उनके साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहां पर जो जेलर साहब होते हैं वह एक बहुत बड़े गुरुद्वारे में उनके रहने का इंतजाम करते हैं ताकि वहां पर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वह उस गुरुद्वारे में जाते हैं और वहां पर जाकर सरदार जी की पूरी बात बताते
बताते हैं। और जब गुरुद्वारे वालों को पता चलता है कि इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा गुरुद्वारे को डोनेट किया है, तो उसके बाद वो लोग भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, उनको आने दो और कैसी भी समस्या नहीं है। यहाँ पर सरदार जी को गुरुद्वारे के अंदर रखा जाता है, लेकिन जब वहां पर वे गुरुद्वारे में रहने के लिए जाते हैं तो उसके कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर जो उनके बेटे होते हैं उनको न जाने कहां से अकल आ जाती है और उसके बाद वो उन्हें लेने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बात जब जेलर साहब को पता चलती है तो जेलर साहब भी वहां पर आते हैं और उसके बाद उनके बच्चों को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। लेकिन बच्चों की आंखों में आज पश्चाताप के असली आंसू थे और वह अपने बाप से माफी मांगकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल बच्चों को महसूस हो गया था कि अगर पिता को इस तरह से अलग रखेंगे तो शायद हमारी प्रॉपर्टी हमारे हाथों से निकल जाएगी, और इसी वजह से यहां पर वे अपने पिता को अपने साथ ले जाते हैं। जेलर साहब यहीं पर नहीं रुकते हैं, बेटों से कहते हैं कि देखो मैं इन्हें देखने के लिए आता रहूंगा और कभी भी मुझे ऐसा लगा कि ये परेशान है तो उसके बाद देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। यहां पर जो बच्चे होते हैं वे अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं और अपने पिता को मनाकर अपने साथ ले जाते हैं और अपने साथ रखने लगते हैं। लेकिन जेलर साहब बार बार वहां पर जाकर उनका हालचाल लिया करते हैं और वो अच्छी तरह से अपने बच्चों के साथ खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शायद उनके बच्चों को अब ये अकल आ गई है कि बुढ़ापा सबका आना है और हम भी कभी बूढ़े होंगे, इसी वजह से वो शायद अपने पिता को अपने पास रख रहे हैं हंसी खुशी में। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है लेकिन बच्चे बुढ़ापे में उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आपको कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।